नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड ही है, उनको कनेक्टिंग करता हुआ ही ये वीडियो है। तो देखो, अपना जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, ऊष्मा चल रहा है। और ऊष्मा के अंदर अपने मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो अपने पढ़ ली। अब आज जो है वो अपन क्या पढ़ लेते हैं, एक तो पढ़ लेते हैं आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण के आधार पर ही अपन बॉयल का नियम, गैलुसेव का नियम और चार्ल्स का नियम अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की जो अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो क्लास है वो एकदम ऑफलाइन बेस की तरह ही आपकी क्लास होने वाली है, तो पूरे नोट्स जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, अब बात कर लेते हैं अपन आदर्श गैस समीकरण के बारे में। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? आदर्श गैस समीकरण ये होता है पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर, पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर, यानी कि प्रेशर यानी दाब। ठीक है, वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, एन जो है ये क्या है? ये एन है आपकी द्रव्य की मात्रा। ठीक है, जैसे सॉरी, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो किस में मापी जाती है? मोल में मापी जाती है। ठीक है, मोल में। इसके बाद में टी जो है, टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप। टी क्या है? टेम्परेचर। और यहाँ पे एक जो राशि आती है वो कौन सी? आर। आर जो है वो क्या है? वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि गैस नियतांक है। आर क्या है? गैस नियतांक है। ठीक है, ये गैस नियतांक है। इसके बाद में देखो देखो, यही जो समीकरण है, यही जो समीकरण है, कई बार आपको एम आर टी की फॉर्म में दे देता है। ठीक है, एम आर टी की फॉर्म में। ठीक है, यही समीकरण आपको किस फॉर्म में दे देता है? पीवी बराबर एम आर टी। पीवी बराबर एम आर टी। ठीक है, इस फॉर्म में दे देता है। तो इसके अंदर यहाँ पे बाकी जो टर्म्स जो है वो तो सेम रह जाता है, यानी पी यानी प्रेशर, दाब, वो सेम रह जाता है। वी यानी वॉल्यूम या आयतन, वो सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्क जो है वो किसका आया फ्रेंड्स? वो केवल और केवल फर्क किसका आया? इस एम का फर्क आया। तो यहाँ पे एम जो है ना, एम एम जो है वो क्या है? ये क्या है? द्रव्य की मात्रा। ये क्या है? द्रव्य, द्रव्य की मात्रा। ठीक है, ये द्रव्य की मात्रा है, यानी कि मास। ठीक है, ये द्रव्य की मात्रा है। देखो, दो टर्म्स आती हैं, एक तो आती है आपकी द्रव, द्रव्य, और एक आती है आपकी द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। तो इन दोनों में क्या फर्क है फ्रेंड्स? इन दोनों में फर्क यह है कि इस द्रव्य के अंदर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं आपकी, द्रव्य, ठोस और गैस। इसके अंदर ये तीनों अवस्थाएं इसके अंदर आ जाती है। ये द्रव्य, इसका मतलब मैटर। मैटर वो मैटर नहीं जो आप कर देते हो। ठीक है, ये मैटर है, ये द्रव्य। ये क्या है? लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, इस द्रव्य के अंदर द्रव्य, ठोस और गैस तीनों की तीनों ही शामिल होती हैं। तो द्रव्य की जो मात्रा है वो क्या है? एम है यहाँ पे। तो इसी समीकरण के आधार पर, यानी कि आदर्श गैस समीकरण के आधार पर ही अपन जो है वो पढ़ लेते हैं बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम और चार्ल्स का नियम। ठीक है, ये तीनों चीजें आप पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ आप, इसके बाद में अपन आदर्श गैस समीकरण तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम। तो देखो, बॉयल का जो नियम है वो क्या कहता है फ्रेंड्स? बॉयल का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस बॉयल के नियम के अनुसार जो आपका तापमान जो है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। तापमान जो है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण जो है वो क्या है आपकी? पीवी बराबर एनआरटी है। तो पीवी बराबर एनआरटी है। ठीक है, और इसके अनुसार क्या नियत रहता है? आपका तापमान नियत रहता है। ठीक है, इसके अनुसार
इसके अनुसार तापमान जो आपका नियत रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तापमान जो आपका नियत रहता है। अब आदर्श गैस समीकरण जो है वो आपकी क्या है, पी वी बराबर एन आर टी है। पी वी बराबर क्या है, एन आर टी है। पी वी बराबर एन आर टी यहाँ से क्या है, आपकी आदर्श गैस समीकरण है। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार यहाँ से आपका देखो क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, तापमान जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तापमान जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। और तापमान कांस्टेंट है तो इसी के आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसी के आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से पीवी बराबर तापमान जो टी जो है ये आपका कांस्टेंट है। ये इतनी चीज़ें एक बार आप नोट कर लीजिए। पीवी बराबर एन आर टी, और एक आ जाती है आपकी कौन सी, पीवी बराबर एम आर टी। ठीक है, पीवी बराबर एम आर टी आ जाती है, और उसके अंदर द्रव्य की मात्रा यानी कि मास जो आ जाता है, और इसमें आ जाती है आपकी पदार्थ की जो मात्रा आ जाती है, पदार्थ की जो मात्रा आ जाती है। तो जो आपका जो है बॉयल का जो नियम है, बॉयल का जो नियम है ये क्या कहता है, तापमान आपका इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे देखो, ये तीनों जो नियम है ना, इन तीनों नियमों के आधार पर कुछ बेसिक बातें इसमें है नहीं, लेकिन इसमें से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ जो है निष्कर्ष निकलते हैं। उन निष्कर्ष को के आधार पर जो है एग्जाम्पल बना के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखो कि अपने यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एन जो है ना, एन जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है। आर यहाँ से क्या है, गैस नियतांक है। ठीक है, और टी जो है वो क्या आ गया, इसके अनुसार वो आ गया आपका कांस्टेंट, यानी कि तापमान जो है वो नियत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, यानी कि पीवी बराबर क्या आ गया यहाँ से आपका, पीवी बराबर आ गया आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि नियत आ गया, नियत आ गया। ठीक है, पीवी बराबर आपका क्या आ गया, नियत आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ P प्रोपोर्शनली 1/V लिख सकता हूँ, P प्रोपोर्शनली 1/V लिख सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, नया नियतांक कांस्टेंट जो है, यानी एनआरटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, नया नियतांक C लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इस C को जब हटाऊंगा, यानी कि इसी प्रोपोर्शनली नियतांक को जब हटाता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, आ जाती है P बराबर C/V। तो ये C जो है ये नया नियतांक है, ये C क्या है, नया नियतांक है। तो इसी के आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसी के आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल 1/V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि P प्रेशर और V क्या हो गया, वॉल्यूम यानी कि आयतन, यानी कि दाब और आयतन एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। ठीक है, यानी कि दाब बढ़ेगा, अर्थात यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अर्थात बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार अर्थात दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर, अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन, आयतन अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन घट जाता है, आयतन घट जाता है, आयतन घट जाता है। ठीक है, ये कहता है आपका बॉयल का नियम कहता है। ठीक है, तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, तापमान जो आपका कांस्टेंट रहता है, और तापमान कांस्टेंट रहता है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, क्या निष्कर्ष अपने पास क्या निकल के आया कि P प्रोपोर्शनली 1/V आ गया। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि यानी कि दाब, ये तो आपको पता ही होगा अब, यानी कि नीचे वाली राशि अगर मान लो बढ़ेगी तो ये इधर वाली राशि घट जाएगी, और ये राशि बढ़ेगी, ये राशि बढ़ेगी तो ये राशि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉयल के बाद में गेलुसेक का नियम। तो गेलुसेक का नियम जो है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं, गेलुसेक का नियम। ठीक है, इस नियम के जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, गेलुसेक का नियम, गेलुसेक का नियम, गेलुसेक का नियम। तो वही फ्रेंड्स आपकी जो है वो क्या है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है भाई, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर क्या है, एन आर टी आपकी आदर्श गैस समीकरण है। और आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी है, तो इसी के आधार पर अपन जो है गेलुसेक के नियम के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, गेलुसेक के नियम के अनुसार जो आपका जो है आयतन जो है कांस्टेंट रहता है, आयतन जो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आयतन अगर कांस्टेंट रहता है, तो आयतन कांस्टेंट रहता है, इसके आधार पर जैसे मैं कह सकता हूं
आयतन नियत रहता है। ठीक है, आयतन नियत रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, यानी कि पीवी बराबर एनआरटी है। इसी चीज को अगर मैं फर्दर और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यानी कि पी बराबर एन आर अपॉन वी इंटू टी लिख सकता हूं। ठीक है, देखो एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, वी जो है इस नियम के अनुसार जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, पूरी की पूरी जो टर्म है ये वाली, ये क्या होगी आपकी, कांस्टेंट हो गई। ये क्या होगी, पूरी की पूरी कांस्टेंट होगी। या क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी नियत हो गई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, नया नियतांक लिख सकता हूँ, यानी कि P बराबर सी इंटू टी, सी इंटू टी। इसे ही आगे जो है, इसे ही आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से P प्रोपोर्शनली टी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि P प्रेशर, वो जो T टेम्परेचर के क्या क्या हो गया, टेम्परेचर के समानुपाती हो गया। अर्थात अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं अपन, अर्थात अर्थात दाब बढ़ाने पर, अर्थात दाब दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर तापमान, तापमान तापमान भी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर यानी दाब जो है वो तापमान के समानुपाती हो गया। तो प्रेशर जो यानी दाब जो है वो तापमान के समानुपाती हो गया। इसका मतलब क्या होगा, दाब बढ़ाऊंगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा, दाब अगर घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तापमान भी घट जाएगा। अब इस नियम के आधार पर अपन दो तीन छोटी छोटी चीजें, वो कंक्लूजन है वो लिख लेते हैं। यहाँ से एक चीज को समझ लें, उस समझने के बाद में इसके निष्कर्ष पढ़ेंगे अपन। जैसे कई बार जैसे अपन देखते हैं ना कि पहाड़ों के ऊपर खाना जो है वो देरी से पकता है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना है वो जल्दी पक जाता है। उनके पीछे क्या कारण है, वो कारण इस गेलुसेक नियम के आधार पर ही निकल के आते हैं, उनके रीजन जो है। ठीक है, ये है। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, पानी जो है ना, पानी पानी का उबाल बिंदु, उबाल बिंदु। ठीक है, पानी का उबाल बिंदु, यानी पानी का उबाल बिंदु जो है, तो यानी कि पानी जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबल जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबल जाता है फ्रेंड्स, ये उबल जाता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, अब ये पानी जो है वो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही क्यों उबलता है, क्यों, क्योंकि जब पानी को जब गर्म करते हैं तो इसको तापमान देते हैं, तो तापमान देते 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 इसको तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे देते हैं। तो यह जो तापमान है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि वायुमंडल का जो दाब होता है उसके बराबर जो है ये बराबर हो जाता है, और इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वह पानी उबलने लग जाता है। अब कोई भी वस्तु है, ये पेन है, इस पेन को अगर मैं गर्म करता हूँ तो ये पानी, इसको गर्म करते 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 इसका तापमान अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो यह पेन उबलने लग जाएगा, और वो ही इसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है भाई, 1 एटीएम, और 1 एटीएम में जो है वो कितने पास्कल होते हैं फ्रेंड्स, 1 एटीएम में 10 13 25 पास्कल होते हैं। कितने होते हैं, 10 13 25 पास्कल होते हैं। इसी चीज को या तो ऐसे याद रख लो 10 13 25 पास्कल, या इसे कैसे रख सकते हो, 1,01,325 पास्कल इसके अंदर होते हैं। और यही जो मान जो है वो किसका मान होता है, ये 1 एटीएम का मान होता है। ये किसका मान होता है, 1 एटीएम का मान होता है। ठीक है, तो 1 एटीएम का मान होता है। अब इस 1 एटीएम से ऊपर अगर आप दाब बढ़ाते हो, ठीक है, इस 1 एटीएम से ऊपर दाब जो है वो दाब वो बढ़ाते हो, दाब यानी कि दाब 1 एटीएम से अधिक। ठीक है, अगर मान लो आपने दाब को बढ़ाकर 1 एटीएम से अधिक कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि पानी का उबाल बिंदु भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है गेलुसेक के नियम के अनुसार जो दाब है वो इस ताप के बराबर होता है, ताप के बराबर होता है। तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, पानी का उबाल बिंदु बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी का उबाल बिंदु बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी का उबाल बिंदु बढ़ जाएगा, पानी का उबाल बिंदु। ठीक है, पानी का उबाल बिंदु बढ़ जाएगा कब, जब अपन दाब को 1 एटीएम से अधिक कर देंगे। ठीक है, 1 एटीएम से अधिक कर देंगे।
अब जैसे मान लो इसी दाब को घटाकर आप अपन जो एक एटीएम से कम कर देंगे, इसी दाब को अपन घटाकर क्या कर देंगे, एक एटीएम से कम कर देंगे। ठीक है, एक एटीएम एक एटीएम से कम दाब, कहने का मतलब दाब को घटाकर अपने एक एटीएम से कम दाब कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेम इसके अनुसार ही ये क्या हो जाएगा, पानी का उबाल भी घट जाएगा, उबाल बिंदु भी घट जाएगा। ठीक है, पानी का उबाल बिंदु, पानी का उबाल बिंदु घट जाएगा, पानी का उबाल बिंदु घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही अपन दाब एक एटीएम से अधिक करते हैं तो वैसे ही गेलुसेक के नियम के अनुसार पानी का उबाल बिंदु भी बढ़ जाता है, पानी का उबाल बिंदु भी बढ़ जाता है। और जैसे ही अपन यानी कि वायुमंडलीय दाब इसका मतलब 10, 13, 25 पास्कल, यानी कि एक एटीएम से अगर नीचे अपन दाब करते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी का उबाल बिंदु भी घट जाता है। अब इसी निष्कर्ष के आधार पर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहाड़ों पे खाना जो है वो देरी से पकता है, क्या कारण है इसके पीछे यही कारण है कि जैसे जैसे अपन पहाड़ों पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, दाब घट जाता है। जैसे जैसे दाब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, पानी का उबाल बिंदु भी घट जाएगा, ये बात आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पानी का उबाल बिंदु भी घट जाएगा। दूसरी चीज आपने ऐसी सुनी होगी कि पहाड़ों पे जाने पर फाउंटेन पेन जो है उसकी इंक जो है वो बाहर आ जाती है, क्यों, क्योंकि दाब घट जाता है तो क्या हो जाता है, उबाल बिंदु भी घट जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद में जैसे आपने एक भी सुना होगा कि पहाड़ों पर जाते हैं तो नक्सीर आ जाती है नाक से, वो इसलिए आ जाती है कि दाब जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद में जैसे आपने ये देखा होगा कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर के अंदर खाना। प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पकता है भाई, प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है। क्यों पकता है कि जैसे ही अपने प्रेशर कुकर के अंदर अपने दाब बढ़ा दिया, प्रेशर कुकर के अंदर अपन यही तो करते हैं कि उसका दाब बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो पानी का उबाल बिंदु भी बढ़ जाता है, और खाना जो है वो आपका जल्दी पक जाता है। ठीक है, खाना जो आपका जल्दी पक जाता है। और दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए कि पहाड़ों पर जाने पे खाना जो है वो देरी से पकता है, वो क्यों, क्योंकि पानी का वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। वायुमंडलीय दाब जैसे ही घटता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, पानी का उबाल बिंदु भी घट जाता है और खाना जो है वो आपका देरी से पकता है। ये इसके एग्जाम्पल जो है वो एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद में जैसे इतनी चीज़ एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है फ्रेंड्स, चार्ल्स के नियम के अनुसार लिख लिया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं या इसी पे देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम देखो, चार्ल्स के नियम के अनुसार इसके अंदर कोई खास बात नहीं है और इसके कोई एग्जाम्पलों के अंदर एग्जामिनर वो क्वेश्चन है वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है भाई, दाब जो है वो आपका क्या होता है, नियत होता है। क्योंकि ये जो बातें अपन पीछे पढ़ चुके हैं, दाब नियत होता है, इसके अंदर क्या होता है, दाब नियत होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार दाब नियत होता है। तो वही आपका क्या हो गया, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी होता है, पीवी बराबर एन आर टी होता है। तो यहाँ से देखो दाब जो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दाब आपका कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, V बराबर एन आर अपॉन पी इंटू टी। अब यहाँ से अपन को पता है कि जैसे एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और पी जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है, वो क्या हो गई आपकी, ये क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी जो टर्म है वो आपकी कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से इसको नया नियतांक में दे सकता हूँ, V बराबर सी टी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट अगर हटाता हूँ तो एक समानुपातिक जो
नियतांक आ जाता है, तो v बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी v प्रोपोर्शनली t, ठीक है, v प्रोपोर्शनली t। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, वॉल्यूम है वो किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। इसको कैपिटल टी कर लेना, ठीक है, इसके समानुपाती होता है। ये आपका चार्ल्स का नियम है। तो ये जो कंक्लूजन है, इनके आधार पर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।